नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है कक्षा 8 की अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा का ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक तरह का कह सकते हैं कि खजाने का नक्शा है जो हमें उन 80 अंकों तक ले जाएगा। हमारा मिशन सीधा है, इस 2.5 घंटे की परीक्षा के हर कोने को समझना। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या आता है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आता है, किस सेक्शन पर कितना ध्यान देना है, कहाँ आसानी से नंबर बटोरे जा सकते हैं और कहाँ परीक्षक आपकी असल समझ और परखना चाहता है। बिल्कुल। इस ब्लूप्रिंट को एक गेम की तरह देखते हैं ना। ये 4 लेवल में बंटा हुआ है। पार्ट आई, 2, 3 और 4। हर लेवल की अपनी चुनौतियां हैं और अपने रिवॉर्ड्स भी। तो चलिए इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। लेवल 1 यानी पार्ट आई, ये सिर्फ 7 अंकों का है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक तरह का वार्म अप राउंड है। यहाँ से मोमेंटम बनाना जरूरी है। आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, वार्म अप। ये सेक्शन इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि छात्र आत्मविश्वास के साथ पेपर शुरू कर सके। इसमें 7 सवाल होते हैं, सब एक एक नंबर के और सारे के सारे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अच्छा। मतलब आपको 4 ऑप्शन में से बस सही जवाब चुनना है, कोई लंबी चौड़ी लिखाई नहीं। और ये सवाल आते कहाँ से हैं? क्या किसी खास चैप्टर से? क्योंकि 7 नंबर के लिए पूरी किताब तो कोई नहीं पढ़ेगा। नहीं नहीं, यही तो इसकी खूबसूरती है। ये आपकी किताब से नहीं बल्कि आपकी अंग्रेजी की बेसिक समझ से आता है। हमारे स्रोत के मुताबिक इसमें आर्टिकल्स यानी ए एंड द का सही इस्तेमाल, वोकैबुलरी से जुड़े सवाल मतलब शब्दों के अर्थ, और एक मजेदार चीज है, उच्चारण या ध्वनि पर आधारित प्रश्न भी होते हैं। ध्वनि पर आधारित? वो कैसे? मतलब जैसे आपको 4 शब्द दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द बुक की तरह साउंड नहीं करता। मान लीजिए ऑप्शन है कुक, लुक, टुक और न्यू। अच्छा। तो आपको पहचानना होगा कि न्यू की ध्वनि अलग है। ये आपकी सुनने और बोलने की क्षमता को परखता है, न कि सिर्फ रटने की। वाह, ये तो दिलचस्प है। तो ये सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं, बल्कि भाषा के एहसास की भी परीक्षा है। और क्या क्या होता है इस वार्म अप राउंड में? इसके अलावा was, were, yam जैसे बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, मोडल वर्ब्स यानी वो शब्द जो संभावना या सलाह दिखाते हैं, जैसे शुड, मे, माइट। प्रेपोजिशंस मतलब वो छोटे छोटे शब्द जो हमें किसी चीज की जगह या समय बताते हैं। जैसे मेज पर, कमरे में। हाँ बिल्कुल, पुल के नीचे। और हाँ, टेंस से जुड़े सवाल भी होते हैं, खासकर पास्ट टेंस। जैसे वाक्य में येस्टरडे लिखा है तो क्रिया का कौन सा रूप आएगा। तो कुल मिलाकर ये एक क्विक स्कोरिंग सेक्शन है। 7 अंक पक्के अगर आपकी बुनियाद मजबूत है। यहाँ गलती करने का मतलब है कि आप आसान पॉइंट्स गंवा रहे हैं। बिल्कुल, ये वो 7 रन है जो आपको पहली ही ओवर में मिल रहे हैं। इन्हें छोड़ना तो बेवकूफ़ी होगी। तो अगर पार्ट 1 तेजी से अंक बटोरने का मौका है, तो पार्ट 2 में वो थोड़ा ब्रेक लगाकर आपकी ग्रामर की बुनियाद को परखते हैं। हाँ, यहाँ मामला थोड़ा और गहरा हो जाता है। ये 16 अंकों का है। हाँ, पार्ट 2 असल में ग्रामर का एक रैपिड फायर राउंड है। यहाँ आपकी बुनियादी पकड़ जांची जाती है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। इसे सवाल नंबर के हिसाब से देखने की बजाय हम इसे स्किल के हिसाब से देखते हैं। हाँ, ये सुनने में ज्यादा आसान लगेगा। तो पहली स्किल क्या है? पहली स्किल है सही शब्द चुनना। सवाल 8 से 11 जो 8 अंकों के हैं, इसी पर आधारित है। आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें खाली जगह होती हैं और ब्रैकेट में 2 या 3 शब्द होते हैं। आपको कहानी के कॉन्टेक्स्ट को समझकर सही शब्द भरना होता है। ये आपकी वोकैबुलरी और समझ दोनों को एक साथ टेस्ट करता है। मतलब रटे हुए शब्द काम नहीं आएंगे, आपको समझना होगा कि वाक्य क्या कह रहा है। दिलचस्प है। अगली स्किल? अगली कुछ स्किल्स बहुत सीधी और स्कोरिंग है। 2-2 अंकों के छोटे छोटे टेस्ट। जैसे सवाल 12 में एक वचन को बहुवचन में बदलना होता है, यानी सिंगुलर से प्लूरल। उदाहरण के लिए? जैसे माउंटेन का माउंटेन्स या कंट्री का कंट्रीज। फिर सवाल 13 में आपकी स्पेलिंग जांची जाती है, जहां आपको शब्द के मिसिंग लेटर्स भरने होते हैं, जैसे PICTURE। तो ये तो सीधे सीधे अभ्यास की बात है। प्लूरल के नियम और कॉमन शब्दों की स्पेलिंग याद हो तो 4 नंबर पक्के। एकदम। इसके बाद सवाल 14 में कंजंक्शंस की समझ परखी जाती है, यानी वो शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे सो दैट, व्हाइल, बिकॉज।
और फिर आता है मेरा पसंदीदा सवाल 15, जम्बल्ड वर्ड्स। अरे हाँ, ये तो स्कूल के दिनों का सबसे मजेदार सवाल होता था। जैसे कोई पजल सॉल्व कर रहे हो। बिल्कुल, आपको उल्टे सीधे शब्द दिए जाते हैं और उन्हें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। ये परखता है कि आप अंग्रेजी वाक्य की बनावट को कितना समझते हैं, कि सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ और ऑब्जेक्ट कहाँ। और आखिरी सवाल? और आखिरी में सवाल 16 भी 2 अंकों का है, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े शब्द भरने होते हैं। जैसे सड़क पार करने के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। तो पार्ट 2 16 अंकों के लिए पूरी तरह से ग्रामर की छोटी छोटी बारीकियों की परीक्षा है। यहाँ हर छोटी स्किल के लिए 2-2 अंक रखे गए हैं, ताकि कोई भी एक गलती ज्यादा भारी न पड़े। ये एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। सही कहा, ये छात्रों को ग्रामर के हर पहलू पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, न कि सिर्फ 1-2 टॉपिक रटने के लिए। ठीक है, वार्म अप हो गया, स्किल टेस्ट भी हो गया। अब आता है असली मैराथन, पार्ट 3, जो सबसे ज्यादा 30 अंकों का है। यानी लगभग 40% पेपर सिर्फ एक ही स्किल पर आधारित है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है, और ये हमें बताता है कि बोर्ड की प्राथमिकता क्या है। वो अब सिर्फ रटने वाले छात्रों को नहीं, बल्कि उन छात्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो टेक्स्ट को पढ़कर, समझकर उसका विश्लेषण कर सकें। ये भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी स्किल है। और इस मैराथन में 3 पैसेज हैं। ये तो स्टेमिना का खेल है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पैसेज ए में क्या खास है? पैसेज ए, जो 10 अंकों का है, स्रोत के अनुसार बिपिन चौधरी की कहानी पर आधारित होता है। इसमें सवाल सीधे सपाट नहीं होते। आपसे कहाँ या क्यों, वेयर और वाई जैसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपको कहानी के अंदर छिपे कारण और प्रभाव को समझना होगा। अच्छा, यहाँ तक कि किसी पात्र का चरित्र चित्रण, मतलब कैरेक्टर स्केच भी पूछा जा सकता है। मतलब सिर्फ कहानी पढ़ना काफी नहीं, किरदारों को समझना भी जरूरी है। और इसमें वोकैब्युलरी भी है। हाँ, इसी पैसेज से विलोम शब्द माने एंटोनिम्स और एक वचन बहुवचन जैसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये आपकी समझ और ग्रामर दोनों को एक साथ परखता है। हाँ। अब आते हैं पैसेज बी पर। ये भी 10 अंकों का है, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा अलग है। वो कैसे? इसका विषय आमतौर पर मानसून या प्रकृति से जुड़ा होता है। इसमें सवाल ज्यादातर सीधे पैसेज से होते हैं। मतलब अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो जवाब आपको लाइन टू लाइन मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। यहाँ विपरीत लिंग, ऑपोजिट जेंडर और एक शब्द में उत्तर, वन वर्ड फॉर मेनी जैसे सवाल भी होते हैं। जैसे स्रोत में गडाउन का उदाहरण दिया गया है, यानी अ प्लेस वे गुड्स आर स्टोर्ड। तो पैसेज ए गहराई मांगता है और पैसेज बी ध्यान। और तीसरा पैसेज सी? तीसरा पैसेज सी भी 10 अंकों का है और ये शिवानी की कहानी पर होता है। ये एक तरह से पैसेज ए और बी का मिश्रण है। इसमें कौन, कहाँ, क्यों वाले सवाल भी हैं और एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न भी, जैसे क्रिमिनल का एक शब्द वाला सवाल। 3 अलग अलग पैसेज, 3 अलग अलग स्टाइल। तो इस 30 अंकों के मैराथन के लिए कोई खास टिप, क्योंकि यहाँ समय भी तो मैनेज करना होगा। हाँ, और स्रोत दस्तावेज में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक टिप्स दिए गए हैं। पहला, जवाब हमेशा पूरे वाक्य में लिखें। सिर्फ 1 या 2 शब्दों में नहीं। बिल्कुल नहीं। सिर्फ 1 या 2 शब्दों में जवाब देने से परीक्षक को लगता है कि आपने तुक्का मारा है। पूरा वाक्य दिखाता है कि आप आश्वस्त हैं। दूसरा, जवाब लिखते समय पैसेज में इस्तेमाल हुए शब्दों का ही प्रयोग करें। अपनी तरफ से ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश न करें। अच्छा। जो भाषा पैसेज की है वही आपके जवाब में होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी सलाह है। लेकिन इस पार्ट में एक और चीज है ना? 5 अंकों का एक और सवाल। बिल्कुल। सवाल नंबर 23, जो 5 अंकों का है, यह है सेंटेंस सीक्वेंसिंग। ये बिल्कुल एक फिल्म के सीन्स को सही ऑर्डर में लगाने जैसा है। हाँ। आपको एक कहानी के 5-6 वाक्य उल्टे सीधे क्रम में दिए जाते हैं और आपको उन्हें सही क्रम में लगाना होता है ताकि कहानी का मतलब निकले। अगर हीरो क्लाइमैक्स में विलन से पहले ही लड़ लेगा तो कहानी का मजा ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को भी परखता है। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं ग्रैंड फिनाले पर, पार्ट 4। ये 27 अंकों का है और ये पूरी तरह से लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल्स की परीक्षा है। यहाँ अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। बिल्कुल। ये वो हिस्सा है जहां आप सिर्फ नियमों में बंधे नहीं रहते, बल्कि अपने विचार और अपनी भाषा का प्रदर्शन करते हैं। इसमें 2 मुख्य प्रश्न होते हैं और अच्छी बात यह है कि दोनों में ही विकल्प यानी ऑप्शंस मिलते हैं। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 24 पूरे 10 अंकों के लिए। ये सवाल पत्र, लेटर या आवेदन,
एप्लीकेशन लेखन का है। इसमें 2 विकल्प होते हैं। एक होता है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, जैसे अपने दोस्त को जन्मदिन की पार्टी में बुलाने के लिए खत लिखना। ठीक है। दूसरा विकल्प होता है औपचारिक आवेदन, फॉर्मल एप्लीकेशन, जैसे हेडमास्टर को छुट्टी के लिए अर्जी लिखना। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? क्या अच्छी अंग्रेजी लिखने पर? अच्छी अंग्रेजी तो जरूरी है ही, लेकिन स्रोत साफ तौर पर कहता है कि यहाँ फॉर्मेट ही राजा है। फॉर्मेट? हाँ, फॉर्मेट। इसका सीधा मतलब है कि आप दुनिया का सबसे अच्छा लेटर लिख दें, लेकिन अगर तारीख, पता और संबोधन गलत जगह लिखा है तो आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। डियर सर, योर्स ओबीडियंटली, ये सब सही जगह पर होना चाहिए। फॉर्मेट के पक्के नंबर होते हैं। मतलब ये फ्री के मार्क्स हैं जिन्हें गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। या तो बहुत काम की बात है। अब इस पार्ट के दूसरे बड़े सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 25, ये भी 10 अंकों का है। यहाँ भी 2 विकल्प है, पैराग्राफ या कहानी। अगर कोई पैराग्राफ चुनता है तो उसे लगभग 100 शब्दों में लिखना होता है। टॉपिक का एक उदाहरण दिया गया है, सुबह की सैर के फायदे या बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। और आपकी मदद के लिए कुछ संकेत या क्लूज भी दिए जाते हैं ताकि आप भटके नहीं। और अगर कोई कहानी लिखना चाहे तो? मुझे लगता है ज्यादातर छात्र कहानी ही चुनते होंगे, ज्यादा मजेदार लगती है। हाँ, लेकिन कहानी में एक खास बात का ध्यान रखना होता है। इसे लगभग 70-80 शब्दों में लिखना होता है। लेकिन यहाँ 2 चीजें बहुत जरूरी हैं जिनके बिना नंबर कट सकते हैं। कहानी के लिए एक अच्छा शीर्षक, टाइटल देना, और कहानी के अंत में उसकी नैतिक शिक्षा, मॉरल लिखना। 1 मिनट, कहानी लिखने में मॉरल लिखना भी जरूरी है? मुझे लगा था कि ये सिर्फ पुरानी पंचतंत्र की कहानियों में होता था। आज भी इसके नंबर मिलते हैं? हाँ, इस स्तर पर ये उम्मीद की जाती है। ये दिखाता है कि आपने सिर्फ एक घटना नहीं लिखी, बल्कि इसके पीछे का संदेश भी समझा है, और यही परीक्षक देखना चाहता है। हमारे स्रोत में एक और दिलचस्प लाइन लिखी है, ग्रामर प्लस हैंडराइटिंग इज इक्वल टू एक्स्ट्रा इंप्रेशन। ये तो सिर्फ इस परीक्षा के लिए नहीं बल्कि हर परीक्षा के लिए एक सदाबहार चला है। ये एक ऐसी सलाह है जो कभी पुरानी नहीं होती। साफ सुथरी लिखावट और व्याकरण की गलतियों के बिना लिखा गया उत्तर परीक्षक के मन में आपके लिए एक अच्छी छवि बनाता है। ये अवचेतन रूप से उन्हें आपके जवाबों को ज्यादा सकारात्मक रूप से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक बार फिर से संक्षेप में देखते हैं। जरूर। तो कुल मिलाकर परीक्षा की संरचना बहुत ही स्पष्ट और संतुलित है। पार्ट 1 7 अंकों का ऑब्जेक्टिव सवालों का एक क्विक वार्म अप। पार्ट 2 16 अंकों का ग्रामर और वोकैबुलरी का एक रैपिड फायर राउंड। पार्ट 3 सबसे बड़ा हिस्सा 30 अंकों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक मैराथन। और अंत में पार्ट 4 27 अंकों का राइटिंग स्किल्स का ग्रैंड फिनाले। तो ये 80 अंकों का पूरा हिसाब है। ये ब्लूप्रिंट साफ तौर पर दिखाता है कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ कहानियां याद करना काफी नहीं है। ये एक ऑलराउंडर की मांग करता है, जिसे तेजी से सोचना आता हो, जिसके ग्रामर के नियम मजबूत हो, जो धैर्य से पढ़कर समझ सके और जो रचनात्मक रूप से लिख सके। भाषा के हर पहलू पर बराबर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। ये ब्लूप्रिंट परीक्षा का क्या तो बहुत अच्छे से बता देता है, यानी क्या पूछा जाएगा और कितने अंकों के लिए। ये एक रोड मैप की तरह है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, ये जानते हुए कि परीक्षा में त्वरित उत्तर, व्याकरण के नियम, गहरी समझ और रचनात्मक लेखन, इन सभी का परीक्षण होता है, तो तैयारी करते समय व्यक्तिगत रूप से किस कौशल पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? कौन सा हिस्सा अपनी ताकत लगता है और कौन सा हिस्सा ज्यादा अभ्यास मांगता है? यह सिर्फ एक परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, बल्कि भाषा के इस्तेमाल के इन अलग अलग तरीकों में महारत हासिल करने के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और पढ़ते रहो राजस्थानी स्टाइल में।